अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता साल जून में नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज किया था। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की समाअत शुरू हुई। 16 मई 2023 तक इस केस की 46 समाअतें हो चुकी थीं। उस वक्त तक ख्वाजा हारिस 26 और मखदूम अली खान ने 20 मरतबा दलाइल दिए। उसी रोज इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब एक मरतबा फिर इस केस की समाअतों का आगाज हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस की अब तक 50 समाअतें हो चुकी हैं, जो इस केस की समाअतों की निस्फ सेंचुरी हो गई है। मंसूर अली शाह पहले ही 18 अगस्त की समाअत के दौरान कह चुके हैं कि इस केस की समाअत फुल कोर्ट में होनी चाहिए। अब गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस मंसूर ने नैब तरामीम केस में इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर का कहना था कि इस केस पर आखिर इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है। 50वीं समाअत पर भी किसी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की कोई मिसाल सामने नहीं आई, और अगर मौजूदा मामला बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है तो फिर क्यों कोई भी शहरी इस मामले पर कभी अदालत में नहीं आया। नैब तरामीम इतना बड़ा मसला होता तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात, बल्कि पार्लियामान के एक भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मंसूर ने यह सवाल भी पूछा कि आज तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी मायने खेज रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब तरामीम में बहुत से जराइम खत्म, तब्दील, कुछ को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। नए तरमीमी कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया है। जो कानून साजी की गई है इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया है। यूं इस केस में 50 से ज्यादा समाअतों से वाज़ेह हो रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस तरामीम केस में भी अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक पेज पर नहीं है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। एक राय का इजहार, एक तजवीज़ भी यहाँ दी गई। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे, नैब कवानीन में तरमीम के मामले को नई पार्लियामान को क्यों नहीं देखना चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ काबिल अमल है कि जो नैब तरामीम हो गई, जो कवानीन बना दिए गए, जस्टिस मंसूर ये कह रहे हैं या तो फुल कोर्ट बैठे, दूसरी सूरत में उनकी राय में कि इस मामले को नई पार्लियामान को क्यों ना भेजा जाए, नई पार्लियामान इस मामले और इस कानून साजी को देखे। शहजाद साहब, तजवीज़ काबिल अमल है क्या मामला इस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए आयशा, एहतसाब कमीशन जबकि 1997 में बना और उसके बाद उसको फिर जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया तो उसके अंदर इसको और उनकी पार्लियामेंट के साथ जो मजलिस शूरा थी या जो भी जिसको भी कहा जाता था पार्लियामेंट, वो उसके अंदर जब इसको कानून की शक्ल दी गई तो नैब ऑर्डिनेंस की शक्ल में ये नैब ऑर्डिनेंस के तौर पे आपकी आइन के अंदर शामिल हो गया। उसके बाद 2008 में एक असेंबली आई और एक बहुत बड़ा रिव्यू किया गया पूरे आइन का। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उसके नीचे आपको पता है कि रज़ा रबानी साहब उसको हेड कर रहे थे, जिसके बाद 18वीं तरमीम आई और वो जो असेंबली थी उसने इसको उसी तरीके से जारी सारी रखा। उसके बाद एक और असेंबली आई और फिर एक और असेंबली आई। मतलब ये कि जो कलेक्टिव विजडम था पार्लियामेंटेरियंस का 3 असेंबलियों का, वो मुशर्रफ का एक डिक्टेटर मुशर्रफ का कानून होने के बावजूद उसके साथ काफ़ी खुश थे। कलेक्टिव विजडम ने कहा कि नैब रहना चाहिए, नैब का कानून रहना चाहिए। कहाँ पे मसाइल पैदा हुए? पहली बात इस चीज़ के ऊपर कि नैब के कानून को सब लोगों की नज़र में और ख़ास तौर पर कुछ सियासतदानों की नज़र में गलत इस्तेमाल किया गया। और ये वही था जो कि मुशर्रफ के ज़माने में पेट्रियाट बनी और उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको नैब के कानून को वैसे का तैसा छोड़ दिया। उसी पार्लियामेंट अगली जो थी, जो कि नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट थी और उनके ज़माने की उनकी लीडरशिप के अंदर ये कानून वैसे का वैसे ही रहा। अब जाके मसला क्यों बना? इसलिए कि जब नवाज शरीफ साहब को उसी नैब कवानीन के नीचे ट्राई करते हुए डिस्क्वालीफाई किया गया तो महसूस हुआ कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती हो गई। और हमने पिछले दौर में देखा कि शायद खाकान अब्बासी ने भी बहुत शोर किया, बहुत से लोगों ने कहा, इवन PTI की हुकूमत ने कहा कि इसको हमें कुछ ना कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये तरमीम 2017 का जो नैब का एक मुजवज़ा वो था PTI की तरफ से, वो तकरीबन यही था। इसको और ज़रा मजबूत कर दिया गया, 5 साल की लिमिट लगा दी गई और ये कहा गया कि 5 साल से पहले के जितने लोग मुकदमे वो नहीं देखे जाएंगी, नैब नहीं देखेगी।
उसके अलावा और भी चीज़ें थी, कुछ अच्छी की गई, कुछ बुरी की गई। अब सवाल ये पैदा होता है, एक कानून जब बन गया, पार्लियामेंट ने बना दिया, कलेक्टिव विजडम उस शक्ल में आ गई, और अब किसी ने रेफर किया इसी सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है ना कि उसको देखे। मुझे नहीं समझ आती कि एक और पार्लियामेंट आएगी तो वो क्यों देखेगी। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू जस्टिस साहब, बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे वो चाहते हैं कि ये बेंच ना देखे, ये सुप्रीम कोर्ट ना देखे इस नैब की जो तरामीम हुई है। उसकी क्या वजह? क्या ये किसी और के नीचे जस्टिस मंसूर अली साहब का जो इंटेलेक्ट है वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा? मुझे तो ये चाहिए कि पता लगे कि अच्छा, अगर इसको मिसयूज किया जाता है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर इसको नैब अगर रखना है और रखा है और सबकी कलेक्टिव विजडम के बाद रखा है, तो इसको ज्यादा मौसर कैसे बनाया जा सकता है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मगर आज की समात मिला लें तो 51 समातें हो गई हैं। मतलब कोई नुक्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई बात वहां समझ नहीं आ पा रही। एक जज कहते हैं कि कैसे बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, तो मैं पूछूं उनका सवाल कितना वाजिब है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वो रबर स्टैंप हो गए। तो यानी कि समझ ही नहीं पा रहे इन तरामीम को क्या। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आया ये नैब को खत्म करना, नैब के कानून को खत्म करना चाहते हैं, या ये नहीं चाहते कि नैब की जो तरामीम है इसको सुप्रीम कोर्ट जज करे, या कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट जज करे। ठीक, क्या वजह है? क्या उसके मकासद हमारे जेन्युइनली आईनी मकासद हैं, ठीक, या कोई सियासी मकासद है? ठीक हो गया। तो मेरे जैसा जो एक बाहर बैठ के, अल्लाह का शुक्र है कि हम नैब के ना उस दायरे में आते हैं और ना हम उनमें गिने जाते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे ये सोचता बंदा जरूर है कि यार ये इतने लायक पायक जजेस जो हैं, ये क्या नहीं समझ पा रहे और क्या नहीं कर पा रहे। जब आपस में तफरीक होती है तो इसलिए बेंच जो है, बेंच में डिफिकल्टी आ जाती है और वो आगे चल नहीं पाता, जो कि नहीं चलने दिया जा रहा। और ये हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। 184(3) से लेके जज ब्रदर्स के दरमियान जो इख्तलाफ गुज़िश्ता चंद महीनों में सामने आया, बहुत खुलकर, और फिर फुल कोर्ट का मामला ये ढका छुपा रह नहीं गया है। आईनी मकासद है, सियासी मकासद है, पिक एंड चूज का मामला है। एक सवाल शहजाद साहब ने भी उठाया है, क्योंकि गोल्डन जुबली हो गई है, मामला हल नहीं हो रहा, ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है। अफसार साहब, इल्तवा को आप क्यों देखते हैं, कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रहा ये मामला? जजेस में इख्तलाफ है, कोई आईनी सियासी मकासद हैं, पार्लियामान की इख्तियार में मुदाखलत का नतीजा है क्या ये सब? जजेस में जो इख्तलाफात हैं या इख्तलाफ राय है वो बुरी चीज़ तो नहीं है। इख्तलाफ राय बुरी चीज़ नहीं होता। ये देखें, ये पता नहीं मुझे ये चीज़ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनती है कि इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय तो हुसन है किसी भी सोसाइटी का, और बनी नौ इंसान ने जो तरक्की की है वो इख्तलाफ राय की वजह से की है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये कोई रेजिमेंट तो नहीं है कि जहाँ पे एक तरफ बॉस ने कह दी सब उसी तरफ देखना शुरू कर दें। इख्तलाफ राय अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मौजूदा जुडिशरी के अंदर है ना, ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये बदनीयती और सियासत हो रही है। और सियासत ज़्यादा जजेस जब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के बेंच बना के, अपनी मर्ज़ी की पटिशन्स को अपनी मर्ज़ी के टाइम पे लगा के, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला दे के, अपनी मर्ज़ी की उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहेंगे, तो लोग डफर नहीं बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में, वो सवालात उठाएंगे और उठाते हैं। क्योंकि जजेस उस वक्त तो अपने आप को बेबस महसूस नहीं करते जब उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब उनकी पेंशन बढ़ती है, उस वक्त तो बड़ी खुशी से सारा कुछ कबूल कर लेते हैं। वो डैम फंड बना के उसके पैसे पर बैठे हुए हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट पे पैसा आया है उस पर भी बैठे हुए हैं, और वो उस वक्त तो बेबस नहीं महसूस ये अपने आप को कर रहे कि वो पैसा ख़जाने में, कौमी ख़जाने का उसमें जमा करवाएं। अपना ऑडिट नहीं ये होने देते, अपने जो इनका बजट है उसका, उस वक्त तो बेबस नहीं होते। तो बेबस इसीलिए 15 महीने से ये केस जब चीफ जस्टिस एक रख के बैठा हो, जिसकी फैमिली की सियासी जमात से वाबस्तगी की ऑडियो टेप्स लीक हो चुकी हों, तो जाहिर है लोग सवालात तो उठाएंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों का मुंह ही बंद करते। कितने मुंह बंद कर देंगे इस मुल्क में? आप कितने मुंह बंद? 24 करोड़ मुंह तो कम से कम है ना, तो वो बंद कितने कर देंगे? इससे बेहतर नहीं है कि जो 2-3 जजेस जो हैं वो अपनी सियासत जुबा पहन के कर रहे हैं, वो जुबा उतारें और हिम्मत करें, गैरत करें, इस्तीफ़ा दें और सियासी जमात को ज्वाइन करें और आके इस मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म बन जाएँ। मैं उनकी एहतराम करूँगा अगर वो मुंतखब होकर अवाम के वोटों से आए तो। लेकिन ये नहीं करना ना, आसान काम है ना कि आप एक शील्ड के पीछे बैठे हैं तो आईन अदालत की लगा के कि मुझ पे भाई आप वो ना करें, तनकीद नहीं कर सकते और मेरे ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, मैं जो मर्जी करता रहूँ, मैं इस मुल्क की जड़ें हिला दूँ। और जो हिलाई हैं, जिसका जिक्र मैं बार बार करता रहता हूँ, सियासी जड़ें हिलाई हैं इन्होंने, आइनी जड़ें हिलाई हैं, मईशत की जड़ें हिला दी हैं मुसलसल इस मुल्क की अदलिया ने। और एक दफ़ा नहीं, ये पिछले 75 साल से ये कर रही है और अभी तक आके नहीं अकल इनको आई। 2008 की बात हुई थी
कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई, देखिए कोई भी सियासी हुकूमत इतनी, ये सच्ची बात मैं कर रहा हूँ, आप इसको सेंसर ना कीजिएगा, इस मुल्क में किसी सियासी जमात में इतना हौसला नहीं है कि वो जुडिशरी और फौज के खिलाफ, उनके मिजाज के खिलाफ कोई भी कानून बना सके या फैसला कर सके। ठीक है, ये नैब का कानून कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी हुकूमत खत्म नहीं कर सकती। 2008 में अगर खत्म करने की बात हुई है, आपको याद नहीं है इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया उस वक्त? उसका आपको जुडिशल एक्टिविज्म भूल गया है? ये जो इस वक्त हम जिस गंद में फंसे हुए हैं जुडिशरी के, इसका आगाज, लेटेस्ट आगाज जो है, उनसे पहले ज़्यादा शाद हसन ने तो मार्शल लॉ को ही एंडोर्स कर दिया था, उसमें तो इफ्तिखार चौधरी के दौर से ये शुरू हुआ है ना। उसके बाद से किस वज़ीर आज़म को ये मोहलत मिली है या किसी सियासी जमात को या पार्लियामेंट को कि वो कोई कानून बना सके? वो जजेस की अपॉइंटमेंट का कानून नहीं बना सके, धमकी दी पार्लियामेंट को इफ्तिखार चौधरी ने कि अगर आपने आईनी तरमीम की, हम आईनी तरमीम उल्टा देंगे। तो ये तो एक एक्ट है, तो एक्ट पे तो ये मेरा नहीं ख्याल इनका और मैं मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूं। ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी ताकत के इंजेक्शन लगवाने चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनकी ताकत कहाँ है और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तिखार साहब, क्या जो तजवीज़ दी गई है वो काबिल अमल है? क्या जो मामला अभी इतनी समातों में हल नहीं हो सका, एक दूसरे के रिमार्क्स के ऊपर रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं समझ नहीं आ रही है, एक कहता है कि क्या वाजिब है, कितना उनका ये सवाल मैं अगर पूछूं कि बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि उनके इख्तियारात इसके अंदर जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो पार्लियामेंट को वापस भेजा जाए, वो नई पार्लियामेंट, खास तौर पे नई पार्लियामेंट के पास। ये जो बात आप कह रहे हो ना, चीफ जस्टिस साहब बहुत अंदर से बरहम नज़र आते हैं, वो और चीज़ है। वो जो कानून बनाया ना पार्लियामेंट ने, वो उस पर, हाँ वो उस पर बरहम है। उसको पता नहीं इसमें क्यों उन्होंने अपनी बरहमगी का इजहार कर दिया। ये बरहमगी होता है, लोग बरहमी कह रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इफ़ वी आर डेमोक्रेट एंड इफ वी बिलीव इन द पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। अभी हवाला दिया मेरे दोस्त अफसार ने, 17वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद उनको 19वीं तरमीम लाने की जो ज़रूरत थी वो कमज़ोरी थी पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंटेरियन को चाहिए था कि असेंबली को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन के लिए चले जाते ताकि पता लग जाता कि लोग क्या चाहते हैं। वो जो कंप्रोमाइज़ किया पार्लियामेंटेरियन ने, वो बहुत अफसोसनाक कंप्रोमाइज़ है, और उस अफसोसनाक कंप्रोमाइज़ का भुगतान भुगते सारे। दुनिया में इस किस्म के रवायात मौजूद हैं कि जजेस की जो तैनाती है उस पर सुपरविज़न है। यहाँ पे जजेस की तैनाती की सुपरविज़न भी वो खुद करते हैं, अपने पे उठाए गए इल्ज़ामात का जवाब भी वो खुद देना चाहते हैं, और किसी को मदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। तो फिर यही होगा जो हो रहा है। यानी पार्लियामेंटेरियन तो हर एक को जवाब दें हैं, अपने हर अमल पे जवाब दें हैं, और हालत ये होगी है कि जो पार्लियामेंट फैसले करती है उसको चंद 15-16 लोग बैठ के उसको रोक देते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं होने देते। तो इससे बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट ही हम ख़त्म कर दें, ये कुछ लोग ये हो जाएं, कुछ वो जो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, को 15-20 वो हो जाए, 30 का ये टोला बना लें और ये मुल्क चला लें फिर, और इसमें सिविल ब्यूरोक्रेट को शामिल कर लें। चला तो रहे हैं, ये कोई नहीं चला रहे। नो एब्सोल्युटली नॉट। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। यस, क्या कहा? वो कह रहे पिछले 15 दिन से चल तो रहा है। नहीं यार, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं दोस्त। जिस मुल्क में ना पार्लियामेंट की इज्जत है, ना जुडिशरी की इज्जत है, ना एग्जीक्यूटिव की इज्जत है, उस मुल्क में रह क्या गया? कार्टल्स की इज्जत है, सरमाए की इज्जत है, उनके पैसे की इज्जत है, उनके जहाज़ों की इज्जत है, वही फैसले करते। उनका क्या है? वो सुबह अगर कोई हालात ख़राब हुए, मारा तो अफसार आलम और इफ्तिखार अहमद ये जाएगी खातून जो यहाँ बैठी ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, पहला हमला तो लोगों ने हमारी गाड़ियों पे करना है, क्योंकि जिनकी गाड़ियों पर असल में हमला होने की ज़रूरत है वो तो उड़ जाएंगे, और ये लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने सारे के सारे माहौल को तबाह कर दिया। बिल्कुल नैब के इस लॉ के बारे में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, मुझे बताएं उसकी कौन सी चीज़ बुरी लग रही है, कौन से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है? क्या इसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन नजर आती है? तो अगले 2 हफ्ते में चीफ जस्टिस कोई फैसला करने जा रहे हैं या फिर भेज देंगे? कौन सा? वो आज उसने कर दिया फैसला। नहीं, अभी कल आज उसने जो फैसला किया है 19 मई के या पता नहीं कौन सी मई के केस में, जनाब
आप तैयार हो जाइए इलेक्शन का, आप तैयार हो जाइए उसको भुगतने के लिए। मैंने आपसे कल कहा था कि जमात इस्लामी की पिटीशन बिला वजह नहीं दायर करवाई गई। इस फैसले का आ जाना और जमात इस्लामी की पिटीशन का दाखिल होना और 3 जमातों को कहना, ये तो आपने नहीं, उसमें क्या होगा? इलेक्शन 14 मई पे होंगे। मैं कहता हूँ इलेक्शन अगले साल भाई। हम उस वो फिल्म थी, पता नहीं वो क्या कहते हैं, मशीन टाइप चीज कुछ थी, उसमें क्या है नाम है शहजाद साहब उसके फिल्म का, जो मशीन के हवाले से, टाइम मशीन तो नहीं है ना कि हम 14 मई में चले जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि हम उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे पूरे मुमलकत का ढांचा हिल के रह जाए। इट इज ए स्कीम प्लान। आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम खुल रही है और इनका एक चहेता जो है इसमें दरखास्त गुजार है। मुझे नहीं समझ आती उस ये, अच्छा बड़े मजे की बात है, अगर पिछला नैब का कानून रह गया जो ये चाहते हैं जनाब क्या नाम है चीफ जस्टिस साहब का, उमर अताब बंदियाल साहब, तो इनका नुकसान शायद उनके प्यारे को भी हो सकता है। नहीं वो भी नहीं ना होगा असल में, उस तरह भी नहीं, वो भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने तारीफ भी की है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बुरी हैं। मुझे ज़ैगम साहब को शामिल करने दें। ज़ैगम साहब क्या कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जज साहिबान, आप सोचिए घरों में आराम से बैठ के कि आप क्या रवैया अख्तियार कर रहे हैं। 16 लोग पाकिस्तान को किधर ले जा रहे हैं घसीट के। आयशा जी एक चीज बताइए कि ये कोई मुकदमा है इस वक्त चेयरमैन पीटीआई का जो कि नैब के पास है या नैब के पास जाने की पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तोशाखाना वाला तो एक है वहां पर, नैब के पास, नैब के पास अल कादिर ट्रस्ट भी है ना सर, तोशाखाना भी उधर जाएगा, वो भी तक वो भी जाना है तो क्या नहीं है। तोशाखाना का नैब का बुशरा बीबी पे हो रही है इन्वेस्टिगेशन, वो तोशाखाना का नैब का अलग है, ये तोशाखाना का ये इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन का, जी ये इलेक्शन कमीशन का एसेट्स का था, वो अलग है, इलेक्शन कमीशन का केस है सर, वो एसेट्स वाला इनका है, लेकिन अभी नैब के पास पड़ा है। जी दोनों सेपरेट हैं। ये जो अभी हो गया जिसमें सजा, ये इलेक्शन कमीशन का था। एग्जैक्टली अलग अलग है। चले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। अब मैं अल्फाज वापस लेता हूं कि अगर बहाल कर भी दिया जाए तो इससे प्यारे को कोई फायदा नहीं होगा। चले मैंने अपने अल्फाज ज़ैगम साहब बिल्कुल सही। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कोई ऐसा बंदा, कोई इदारा, कोई नहीं पहुंचा जिसकी हक तलफी हो रही हो। पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जो कि खुद पार्लियामान के अंदर भी इसके लिए नहीं खड़े हुए हैं। तो कोई भी शहरी रुजू कर सकता है। कितनी जेन्युइन रीजंस नजर आती हैं इसके ऊपर डिस्कशन की और इन तरामीम को देखने की, या फिर वापस नई पार्लियामेंट की तरफ इसको लेके जाना चाहिए? अगर इस वक्त नैब का पुराना कानून बहाल हो जाता है और ये तरमीम ख़त्म हो जाती है, जितनी भी तरामीम है, तो रगड़ा किसका निकलेगा? रगड़ा उस ऊंट का निकलेगा जो पहाड़ के नीचे आया हुआ है। अब आपको समझ आ गई कि ये केस इतनी देर से क्यों चल रहा है, 15 महीने से क्यों चल रहा है, और उनका भी जो अब आपको समझ आ गया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्यों रिलक्टेंट हैं। पीटीआई वाले, चेयरमैन पीटीआई, वो तो एक दरख्वास्त दे के और फंस गए ना एक दफ़ा, लेकिन किसी तौर पर भी पीटीआई को और उनके सपोर्टर्स को सूट नहीं करता कि जो तरामीम है वो ख़त्म हो और पुराना कानून बहाल हो जो इंतहाई ड्रैकोनियन लॉ है। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन है जुडिशल रिव्यू की, पाकिस्तान का आइन यह हक देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी कानून को रिव्यू कर सकती है, लेकिन सिर्फ 2 बातों पर रिव्यू कर सकती है, कोई तीसरी बात पे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख सकती कानून अच्छा है या बुरा है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ये काम नहीं है ये देखना कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये सब पार्लियामेंट के काम है। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये कानून बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, किसी फ़र्द का, किसी तबके के बुनियादी हकूक़ इससे मुतासिर हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या ये कानून पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है। अगर ये 2 बातें नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हक है वो गलत कानून बनाए, वो सही कानून बनाए। जब तक वो आइन से मुतसादिम नहीं है वो जो कानून चाहे बना सकती है। और जस्टिस साहब ने एक और बात भी की कि जनाब ये अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम चीज़ है, लेकिन एक और अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और वो अकाउंट होती है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो लोग वोटों के ज़रिए करते हैं। अगर कोई कानून आइनी तौर पर ठीक है लेकिन वैसे गलत है, माशरे के लिए ठीक नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है, नुकसान पहुँचाता है, तो फिर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आएगी। फिर लोगों का काम है उनको अकाउंटेबल बनाना। और ये जो पूरा निज़ाम है ये अकाउंटेबिलिटी का,
ये तो पूरे का पूरा निज़ाम, इसका तो मकसद किसी तौर पर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं था। ये तो वो सबसे बड़ा रैंच है जिससे सियासत के पेच कसे जाते हैं, जिससे सियासी इंजीनियरिंग की जाती है। ये तो 1948 से शुरू होता है, जब परोडा बना था और 2 वज़राए आला को फारिग किया गया था। सिंध के वज़ीर आला अयूब खोड़ो को भी फारिग कर दिया गया था, पंजाब के वज़ीर आला जुल्फ़िकार ममदोद को भी फारिग कर दिया गया था। ये थी पहली अकाउंटेबिलिटी। और दूसरी अकाउंटेबिलिटी थी अयूब साहब की एब्डो 1957 में, जब उन्होंने पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तान बनाने वाले, जो पूरी जनरेशन थी, जिसने पाकिस्तान बनाया था, उसने कहा तुम सब करप्ट हो। मैं जो अंग्रेज की फौज में भर्ती हुआ था, सिर्फ मैं ऑनेस्ट हूं। तुम सब ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, सैकड़ों लोग तमाम करप्ट हो। तमाम के तमाम को उन्होंने फारिग कर दिया। 1990 को इसहाक साहब का अकाउंटेबिलिटी सेल आ गया। ठीक। 1997 में फिर नवाज शरीफ साहब को शौक आया। देखिए, हर इजाद नवाज शरीफ तक पहुंच जाती है। जो नैब की इजाद है ना, ये सीधी नवाज शरीफ साहब को पहुंचती है कि उनका जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो सैफुर रहमान साहब का, जिनको इत्तसाबुर रहमान कहते थे, ये उसी आइडिया को फिर मुशर्रफ ने जाके 2002 में नैब का नाम दिया और नैब की शक्ल दी। ठीक है। और फिर कमाल पर ये पहुंचा, कमाल पर ये पहुंचा। फिर जब 2016 में इसको यूज़ किया गया तब्दीली के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो मेरा ख्याल है जस्टिस साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी इख्तलाफ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। जो आइन की जो बालादस्ती, जो पार्लियामेंट की बारादस्ती पे यकीन रखते हैं, वो भी यही चाहते हैं, और जो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कवानीन को, वो भी यही चाहते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात होगी अवामी मफाद की। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। ये अल्फाज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हैं। मारूफ मुसन्निफ और तारीखदान क्रिस्टोफर हिचनेस के मुताबिक दुनिया का कोई माशरा तालीम के बगैर तरक्की के जीने तय ही नहीं कर सकता, मगर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में भी दीगर ममालिक से कोसों दूर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 16 बरस तक के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। साबिक वजीर तालीम राना तनवीर के मुताबिक ये दुनिया में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सबसे ज्यादा शरह है। सिर्फ पंजाब में 73 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लिटरेसी रेट के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। साउथ एशिया में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी कम है। यूनिसेफ के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सैलाब के बायस मुल्क में 26,000 से ज्यादा स्कूल तबाह हुए। 35 लाख स्कूल गोइंग बच्चों की तालीम मुतासिर हुई, जिनमें से अक्सरियत की बहाली के ताहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रवां बरस आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई। वही आईन पाकिस्तान जिसकी बालादस्ती और अमलदारी का तमाम सियासी जमातें दम भरती नजर आती हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन की बाज गश्त भी हर वक्त जारी और सारी रहती है। आइन के मुताबिक ही मुल्की मामलात और उमूर को सरअंजाम देने के वादे और दावे किए जाते हैं, मगर रियासत समेत तमाम सियासी जमातें हुक्मरान इस बात पर खामोश हैं कि इसी आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक रियासत पाकिस्तान 5 से 16 साल के तमाम बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार है। तालीम के शोबे में हुकूमती गफलत से किसी को इनकार नहीं, मगर यहाँ पर क्या ये सवाल भी खड़ा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ बहुत से सियासी केसेस में मुस्तैदी का मुजाहरा करती दिखाई देती है, हमारी अदलिया को हुकूमतों, वज़ीर आज़म की करप्शन, डैमों की तामीर, अस्पतालों पर छापे, इंतहाई गैर अहम मामलात में सो मोटोज और इंतखाबात के हवाले से आइन की हुर्मत का एहसास तो रहता है, मगर बच्चों को तालीम जैसे बुनियादी आइनी तकाजे पर भी सुप्रीम कोर्ट को क्या अपना भरपूर किरदार अदा नहीं करना चाहिए? ये कितना बड़ा अवामी मफाद का मामला है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर। आलमी बैंक की रिपोर्ट, आर्टिकल 25A में रियासत बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार, आइन की इस खिलाफ वर्जी पर रियासत खामोश क्यों? ये भी बता दें कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हम दूसरे नंबर पर हैं उन ममालिक में जिनके बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़ैगम खान साहब, क्या वजह है कि ये ना तरजीह है ना तवज्जो है, क्यों नहीं है? आर्टिकल 25A आइन का हिस्सा नहीं है। अमर्त्य सेन बहुत मशहूर मईशतदान है दुनिया के, भारतीय हैं, नोबल इनाम जीता है। अपनी एक किताब में जिसका नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उन्होंने एक सवाल उठाया है जो हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए। वो कहते हैं कि क्या वजह है कि जब ग्लोबलाइजेशन के मौके दुनिया पे खुले
तो चीन भारत से बहुत आगे निकल गया और भारत चीन से बहुत पीछे रह गया। और इसके जवाब के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सोशल प्रिपेयर्डनेस, जिसका मतलब ये है और उनका कहना ये है कि चीनी ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, खानदा थे, सेहतमंद थे। भारतीय चीन के मुकाबले में तालीम याफ्ता नहीं थे, इसलिए ग्लोबलाइजेशन के मौके में चीन सुपर पावर बन गया, भारत पीछे रह गया। सही। अब ज़रा हम भारत से मवाजना कर लेते हैं। भारत ने खानदगी पर बहुत तवज्जो नहीं दी, हमसे खानदगी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की 60% है, वहाँ 75% है, बांग्लादेश की भी 75% है, लेकिन उन्होंने आला तालीम पर बहुत तवज्जो दी, शुरू से दी। अभी इस साल 2023 में भारत की आईटी एक्सपोर्ट $320 बिलियन तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कुल कौमी पैदावार से ज़्यादा वहाँ के सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट हैं। वहाँ के लोग जो बैठे हुए प्रोग्राम बना रहे हैं, पाकिस्तान की कुल कौमी पैदावार से वो इस वक्त ज़्यादा है। और अगर आबादी के हिसाब से पाकिस्तान उतने ही कमा रहा होता आईटी से, अगरचे आबादी की कोई लिमिट नहीं, हम उनसे ज़्यादा कमा सकते थे, तो पाकिस्तान $50 बिलियन आईटी से कमा रहा होता, जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट से इस वक्त कहीं ज़्यादा है। अब हम तवज्जो क्यों नहीं देते? इसलिए कि ये 2 करोड़ बच्चे गरीबों के बच्चे हैं। ये एलीट्स की रियासत है। ये वो रियासत है जहाँ जजों के घर से गरीब बच्चों की लाशें निकलती हैं, जहाँ पीरों के घर से गरीब बच्चों की लाशें निकलती हैं, जहाँ ये पूरी मिडिल क्लास, सिर्फ एलीट की भी बात नहीं है, वो पूरी 20% मिडिल क्लास को गिनता हूँ, सही, वहाँ गरीबों के बच्चे गुलामी करते हैं, काम करते हैं। तो पॉलिटिकल विल ही नहीं है, इस चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है कि तब्दील हो। ठीक है। जो महकमा तालीम है सूबों के, कुछ सूबों में तो वो बिल्कुल ही मुजारिन है। ठीक है। ये उनका काम यही है कि वो सियासत में मदद करें। तो आइन पर अमल दरामद, आखिरी बात, आइन पर अमल दरामद के लिए आपको कानून बनाने होते हैं, आपको रूल्स बनाने होते हैं, और फिर आपको उसके लिए बजट देना होता है। आइन में तो लिख दिया 18वीं तरमीम में, लेकिन आगे का काम कौन करे? आगे का काम कौन करेगा? इफ्तिखार साहब, आर्टिकल उसमें 18वीं तरमीम में तो इख्तियार मिल गए, लेकिन क्या कभी आर्टिकल 25A को भी वेलकम और गुड टू सी यू कहा जा सकता है? बड़ी अच्छी बात है आपकी ख्वाहिश की मैं तारीफ़ करता हूँ, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने एक नया मुकदमा पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, आप शाबाश की मुस्तक हैं। लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में फ़ैसले करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे कोई अमल दरामद नहीं होगा इस किस्म के फ़ैसलों का। असल बात यह है कि रियासत के अंदर जो हुक्मरान तबकात हैं वो नहीं चाहते कि बच्चों को तालीम मिले, और ख़ास तौर पे गरीबों के बच्चों को तालीम मिले। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ अपने कुलीग ने जो कहा, तो रियासत गरीबों के लिए नहीं है। रियासत गरीबों के लिए है। आपको हमने मौका दिया, आप रहे यहाँ पे, आपको हम निकाल तो नहीं रहे, आप अपनी ज़िंदगी 25 करोड़ ऐसे थोड़ी हो गए। तो 25 करोड़ फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी, ये 25 करोड़ क्यों हुए, ये 24 क्यों नहीं हुए, 23 करोड़ कैसे होने चाहिए? आइन कहते हैं, आइन में ये भी तो कहना आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये नहीं है सारी रियासत की जिम्मेदारी। आप रियासत की तक महदूद रहें, अपनी ज़ात पर बात ना लेके आए, ठीक है? अमेरिका में भी बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर हैं। हमारे मुल्क में जो आइन की हवाला दिया गया कि 5 से 16 साल की उम्र को लाजमी तौर पर तालीम दे, सवाल है कि आपने GDP का कितने फ़ीसद उनको देते हैं? 2% से कुछ। तो फिर ख्वाहिश आपकी ये है, तो पॉलिटिकल विल नहीं है ना, ये डायरेक्ट आपकी मैशत से जुड़ता है। अगर मीडिया ने क्या कर लिया? व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन इट? यानी सोशल मीडिया, आपका मीडिया सारा दिन इमरान खान, आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, GDP हमने देना है, मीडिया ने देना है GDP। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं रहा। बाकी कानून साज का मीडिया कराता है कि गाड़ियां कैसी रखनी, लैंड क्रूजर कैसी हो। एजुकेट कर ही नहीं रहा कि कम बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे मत पैदा करो कि मुल्क में इतनी बेरोजगारी है। नहीं मानते। 30% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं आपके, 30%। ट्रू। तो ठीक है, वो क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि जनाब हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते, हम उनके लिए यूनिफॉर्म नहीं बना सकते, हम उनकी किताबें नहीं खरीद सकते, और फिर वो चाइल्ड लेबर में यकीन रखते हैं। इसलिए चाइल्ड लेबर में यकीन रखते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये जो बच्चे हैं हम इनको स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि ये जाके काम करेंगे, 4 पैसे कमा के लाएंगे और हमारी गुर्बत को कम करेंगे। ये भी एक हकीकत है, ये नहीं है? बिल्कुल। अब इन तमाम हकीकतों को छोड़ के आप
एक यूटोपियन किस्म की सोच का इजहार करने, मतलब इन गरीब बच्चों ने जो ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, रियासत की मईशत का बोझ उठाया हुआ, कमाई ये कर रहे हैं जिनको आप इस काबिल बनाएं कि वो... ये हकीकत है। इस हकीकत से भागने को करते हैं फिलहाल और एक ब्रेक लेते हैं। ना, इस हकीकत से अच्छा नहीं है। भाग नहीं आप जीडीपी बढ़ाए ना, आप जीडीपी को इस काबिल करें कि आप बच्चे को दूध भी दें, यूनिफॉर्म भी दें, पॉलिटिकल विल हुकूमतों ने करना है, दे जीडीपी बढ़ाएं। किसने करना है? कोई जिम्मेदारी नहीं है कहीं भी, आप लोगों का कोई रोल नहीं है। आप जो सारा दिन बैठे टीवी पे लोगों को जीडीपी का मैंने नहीं कुछ करना है, बिल्कुल कर बजट के अंदर हुकूमतों ने रखना है। कर सकते हैं हुक्मरान तबकात को, चलें जी, कर सकते हैं, नहीं कर रहे और आप सिर्फ इसको एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को। अदरवाइज मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई संजीदा और ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुकाबला हम अपने हमसाया ममालिक से बहुत करते हैं, मगर जहां करने की जरूरत है वहां नहीं। शहजाद साहब, हम बच्चे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, भारत चांद पर पहुंच गया है, ब्रिक्स और G20 समिट्स का हिस्सा है, हम इतना पीछे हैं, तरजीह और तवज्जो नहीं है। ये समझ में आएगा कि क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि नैब का मसला भी हल ही ना हुआ। नैब पहले हल हो जाए। देखे ना जी, इसके अंदर जिसके पहाड़ के नीचे जो आए हुए थे और खिसक गए हैं, उन्होंने फिर वापस आना है। अगर नैब खत्म नहीं होगा तो वो कैसे वापस आएंगे? एस्टैब्लिशमेंट का भी नाटका बंद करना है, किस तरीके से बंद करें यार? ये बात हो रही थी ना नीयत की, या ये जो इख्तलाफ की, इख्तलाफ में नीयत सबसे ज्यादा काउंट करती है। आप किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? तो इसलिए तो मैंने सवाल उठाया था कि अगर कोई भी जज महसूस कर रहा है कि भाई आप पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करते हो ना। जैगन साहब बड़ी आसानी से पतली गली से निकल गए। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट का पूछा था कि पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन उन दो चीजों की जो उन्होंने बुनियाद की उससे ज्यादा थोड़ा ब्रॉड करके बताएं। क्या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है कि जो पैसा है वो तालीम पे लगाया जाए, पैसा बचाया जाए और उसको तालीम पे लाया जाए? क्या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है कि जो करप्शन हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको वापस ला के सेहत पे लगाया जाए? क्यों ना वो उसके ऊपर लोगों की वो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट। तो मेरा ख्याल है कि इस बहस को और खुलना चाहिए, क्योंकि जब आप पूछते हो कि तालीम क्यों नहीं हो रही, किस लिए क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे चेयरमैन पीटीआई का मसला हल नहीं हुआ अभी तक। उसको भी तो किसी तरफ लगाना है ना। जब ये मामला हल हो जाएंगे तो फिर किसी का ध्यान जाएगा कि हाँ, ये बच्चे भी पाकिस्तान में रहते हैं और उनको सेहत की भी जरूरत है। 5% है आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑफ द जीडीपी। दैट प्रॉब्लम ये है कि जब आपने 18वीं तरमीम कर दी तो आधी जिम्मेदारी उधर चली गई, आधी से ज्यादा थोड़ी सी इनके पास रह गई। अब यहाँ से पूछो तो वो कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। सेहत का भी यही मामला है, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, वो सिंध वाले कहते हैं कि 8% ऑफ जीडीपी हमने खर्च किया है ऑन तालीम ये पिछले 5 साल के अंदर। जरा उनसे ये पूछें कि अच्छा आपकी जो लिटरेसी है ये कितनी बड़ी है सूबे के अंदर? ये कोई नहीं पूछता। हम लेके बैठ जाते हैं यहाँ पे कि अच्छा नैब को उल्टा करो ना तो बैन हो जाती है नैब। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम उसको नैब को बैन करने के चक्कर में हम उल्टे सीधे के चक्कर करने के चक्कर में, बजाय इसके कि हम इस पे ध्यान दें जो कि आपका ये असल में बहुत बड़ा गुनाह है पाकिस्तानी रियासत का और पाकिस्तानी निजाम का कि ये अपने बच्चों को तालीम नहीं देते और बराह रास्त इन बच्चों की तालीम से पाकिस्तान की मईशत जुड़ी है। अब सर साहब, पीपल्स पार्टी को सिंध में 15 साल मुस्तकिल 3 हुकूमतें हैं और एक स्टेटमेंट था, मैं रिसर्च करती चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, वो खुद कह रहे हैं सिंध तो घोस्ट स्कूलों के नाम से मशहूर है। अब जब देखा तो वहां भी 60 लाख बच्चा बाहर है। अगर कोई हुकूमत बैठकर 18वीं तरमीम के नीचे इख्तियार रख के 3 अदवार गुजार जाए, उसको कौन सा जज जनरल रोकता होगा कि तुम तालीम पे ना लगाओ और तुम्हारे सूबे का एक एक बच्चा स्कूल के अंदर होना चाहिए? जब अब सवाल में फिर आप जज जनरल लेके आएंगे, फिर मैं जवाब में भी लेके आऊंगा, फिर आपको इतराज होगा। सर आप हमेशा कहते हैं ना, तो मैंने उसका रेफरेंस रखा कि एक सूबाई हुकूमत के मुस्तकिल 3 अदवार। ऐसा गेंद थे क्या आप छक्का मारें यार? ऐसे ना करें ना सर। मेरा सवाल का मकसद समझे कि एक बताऊंगा कितना होता है सर। मैं आपको इकोनॉमिस्ट की बात बताऊंगा कि वो कहते हैं मुस्तकिल 3 अदवार एक सूबे में गुजारती है और 60 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, कौन रोकता है? अब मैं जज जनरल के पहले आपको जवाब दे दूं ना। खेल खेल रहा है यार। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नॉन कम्बैटेंट एक्सपेंडिचर जो है फौज का वो कम किया जाए। वो पता क्या होता है? जरा आप रिसर्च करें वो क्या होता है और वो कितना है, और फिर सोचे कि तालीम पे कितना जाना चाहिए। आपकी मैं शहजाद चौधरी साहब और आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सूबाई हुकूमतों ने तालीम के साथ खिलवाड़ किया है 18वीं तरमीम के बाद, कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर बात अगर आप करने दें
तो अमर्त्य सेन की बात हुई है, उन्होंने चाइनीज़ और इंडियन कल्चर, उसकी बात की है कि किस तरह उन्होंने तरक्की की है। देखिए चाइनीज़ और इंडियन कल्चर भी थोड़ा मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर इंडियन के ज़्यादा करीब है। चाइनीज़ कल्चर जो है ना वो कम्यूनल कल्चर है, इंडियन और पाकिस्तानी जो है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर बहुत है, हमारे यहाँ इनफरादियत बहुत ज़्यादा है, हम हर कोई हमारे यहाँ बादशाह अपनी ज़ात में अंजुमन है। अब उसकी वजह से 35 जो हैं दुनिया में आईटी जो कंपनीज है 35 उनके सीईओज इंडियंस हैं, चाइनीज़ कोई नहीं है। तो इसकी भी कोई वजह होगी ना, इस पर भी सोचना चाहिए हमें। तालीम पे हम फोकस क्यों नहीं कर रहे और अदालत क्यों नहीं कर रही? आपने शुरू यहाँ से किया था इसलिए कि इससे हेडलाइंस नहीं निकलती इस इशू से। अगर अदालत आज पिटीशन ले भी ले तो हाँ मीडिया इस पर काम नहीं करेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर अदालत को ब्लेम करना, मीडिया को ब्लेम करना ये मुनासिब नहीं है। ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है इस कौम की और इसकी हुकूमतों की। और एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा मैं, हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आप 5 साल या वो प्राइमरी स्कूल से बच्चों पे ना फोकस करें सिर्फ। दुनिया ने तरक्की तब की है जब उन्होंने एक प्लान किया पूरा कि 5वीं क्लास तक पढ़ाने के बाद हमने इन्हें किधर लेके जाना है। हमने सबको MA उर्दू, MA अंग्रेजी, MA फिलॉसफी पढ़ाना है या इन्हें किसी एंटरप्राइजिंग सब्जेक्ट्स में इनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है और फिर इनके एप्टीट्यूड के मुताबिक इनको डिग्रियों में भेजना है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए खाली ये शोर है। वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं ये भी कैपिटलिज्म के वो प्रोटेक्टर हैं, वो यही बात करते रहेंगे हम पे दबाव डालने के लिए। पूरा प्लान कभी नहीं देंगे, पूरा प्लान होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, जैसे सिंगापुर के पास था, चाइना के पास था। जी जयराम साहब, पब्लिक इंटरेस्ट को गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, ये देखना है कि क्या ये कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं है। वो एक अलग बात है। और अगली बात में जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल बहस नहीं है सर, ये आइन की बात है। अगली बात ये है कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जो है सर 184(3) के तहत कानून का रिव्यू नहीं होता, जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं है वो। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी के हवाले से देखिए, ट्रांसपेरेंसी लाजिम है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अकाउंटेबिलिटी को टूल बनाने की। ठीक है। करप्शन को खत्म करना, ट्रांसपेरेंसी एक पूरी साइंस है। आप कीजिए, गवर्नेंस में रिफॉर्म कीजिए, जुडिशरी में रिफॉर्म कीजिए, कवानीन को बेहतर बनाइए। कोई वो नहीं चाहता, सिर्फ रैंक चाहिए सबको। जी जी जल्दी से कह दीजिए। एक सेंटेंस, मुझे अभी ब्रेक में फोन आया, उन्होंने कहा ये बता दें आप कि जब से एहतसाब कमीशन ये नैब बना है उसके बाद करप्शन इंडेक्स पे पाकिस्तान का नंबर नीचे है या ऊपर गया है, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, ना सी है ना अकाउंटेबिलिटी है। दरअसल हम गवर्नेंस फेलियर का शिकार हैं, इस पर तवज्जो की जरूरत है। मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।